मेरा नाम अमित नैन है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। और कल जैसे माई को भी सुन रहे थे तो एक लाइन इन्होंने बोली थी कि सन्यासी का काम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। वो गांव की या आम जनमानस की नब्ज पकड़ के उसे प्रोत्साहित करता था और उसे आगे बढ़ाता था, प्रचारित करता था, उसके प्रति और चेतना जागृत करता था। तो मेरे भी समझ में ये आया पिछले कुछ सालों से, जब मैं धर्मपाल जी को पढ़ रहा था, गुरुजी रविंद्र शर्मा जी को सुन रहा था, राजीव दीक्षित को सुना मैंने, और गांधी जी को पढ़ा और समझने का थोड़ा प्रयास किया। उसके बाद गाँव को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। तो जब देखना चालू किया तो मुझे लगा कि गाँव को मैं नहीं समझता हूँ। गाँव के लोग न्याय कैसे करते हैं, गांव के लोगों की शिक्षा के प्रति दृष्टि क्या है, गांव के लोगों की सरकार के प्रति क्या दृष्टि है, अर्थशास्त्र के प्रति क्या दृष्टि है, खेती के प्रति उनकी क्या दृष्टि है। तो ये विभिन्न पैमाने हैं हमारे जीवन के और समाज के। तो इनमें से कुछ मुझे जानने का और समझने का मौका मिला कि वहाँ के लोग न्याय कैसे करते हैं। न्याय की परिभाषा आज के समय जो मैं समझ पाया हूँ, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने हमें दी है, निवेशिक मानसिकता जो हमारी बनी है, उसमें सिर्फ हमारे शरीर को दंडित करने के लिए किया जाता है कि इसके शरीर को दंड कर दो, इसकी वो काल कोठरी में बंद कर दो, तो ये जिसके प्रति इसने दोष किया है उसको न्याय मिल जाएगा। लेकिन भारतीय मानस में ऐसा नहीं है। भारतीय मानस में मुझे ऐसा समझ में आया, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ बहुत छोटी सी, कि जो आज भी गाँव में, हरियाणा और पंजाब के कुछ गाँव में प्रचलित है कि वो न्याय कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर किसी के घर चोरी हो जाती है तो उस गांव में लाउड स्पीकर में या किसी भी तरीके से बुलवा दिया जाता है कि फलां के घर चोरी हो गई है, और सब लोग अपने अपने घर से राख का एक तसला तसला लेकर के आएंगे और उसके चौखट के आगे वो तसला डालते हैं। शाम तक राख का तसला डालते हैं और शाम में वो व्यक्ति उस राख को छानता है। वो चीज़ मिलती है नहीं मिलती है आज के समय वो एक अलग बात है, पर उस दोषी के लिए ये एक मौका दिया जाता है उसे प्रायश्चित करने का, ये दंडित करने का उसे एक हमारा तरीका रहा है, आज भी वहां प्रचलित है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है कि सक्सेस रेशियो, वो तो मैंने कहा ना, आज हो रहा है नहीं हो रहा उस पर बात नहीं है मेरी, कि हमारे क्या है दृष्टि, हमारे भारत, दूसरे दिन अगर वापस देने की नियत होती तो अगले दिन वो चुराता ही नहीं। मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मानसिकता पे कि हमारे लोग न्याय के प्रति कैसा देखते हैं, कैसा सोचते हैं। की बात हो रही है, पद्धति की बात। I appreciate, but that's why I asked what is the success rate. उस जमाने के कुछ डॉक्यूमेंटेशन है सक्सेस के। आप बिल्कुल रहे होंगे ना। अभी और दूसरे एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, न्याय के क्या है। ये तो मान लीजिए कोई कीमती चीज़ आपकी चोरी हो जाती है, कोई गहने हो जाते हैं, तभी तसले में डाल के वो रख जाता है। मान लीजिए आपकी भैंस चोरी हो गई तो वो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको किसी ने उधार दिया है और आपका पैसा कोई नहीं लौटा रहा है, उसके लिए भारत के लोग या गांव के लोग वो कैसे देखते हैं उस चीज़ को, उसके लिए एक अलग है। वो मेरे गांव में आज भी प्रचलित है और होता है। मान लीजिए मैंने आपका पैसा नहीं दिया है, ऐसा मत करना। मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए, मैं मान लीजिए XYZ कुछ भी है, हाँ कुछ भी है, मान लीजिए कोई किसी का पैसा नहीं देता है, तो उसके कुनबे के, आपके कुनबे के और मेरे कुनबे के, मेरे परिवार के और आपके परिवार के दोनों लोग जाते हैं और दोनों परिवार इकट्ठे बैठते हैं, दोनों लोग साथ में बैठते हैं। बोले क्या हो गया, क्यों नहीं दिया पैसा? भाई मुझे घाटा हो गया, मुझे इस बार नुकसान हो गया, तो मैं क्या करूँ, मेरे भी बस में नहीं है, अब ज़मीन तो मैं बेच नहीं सकता, बच्चे मुझे भी पालने हैं, तो गाय भैंस है, थोड़ा बहुत दूध भी चाहिए, कुछ बेच सकता हूँ। तो उसके बाद गांव के लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि चलो ठीक है, इतना नहीं दे सकते तो आधे में तो निपटा सकते हो। उसमें आपकी और मेरी भूमिका नहीं रहती है, उसमें रहती है जो तीसरे लोग जो आते हैं वही सब निपटारा करते हैं। और अगर उसके लिए भी मैं नहीं मानता हूँ कि मैं तो इतना भी नहीं दूंगा, तो गांव के लोग ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ भी मत दो, अपने घर से एक राख की मुट्ठी दे दो इसको। तो गांव के लोग राख को पवित्र मानते हैं, क्या मानते हैं, इसमें मुझे लगता है और सोचने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, राख नहीं दूंगा मैं, मेरा जैसे तैसे हो पैसे में निपटारा करो, राख मैं नहीं दूंगा।
वो इज्जत की बात बन जाती है। हाँ, उससे जोड़ते हैं। तो आना ही था। न्याय का एक तरीका है। पढ़े लिखे को आम जनमानस कैसे देखता है, उसकी कहानी मेरे को एक समझ में आई। गांव के व्यक्ति हैं तो वो शराब वराब पी लेते हैं। हम आम तौर पे पढ़ा लिखा आदमी यही मानता है कि कम से कम हम अति नैतिकवाद में भी तो हम लोग फंस जाते हैं ना। और जो कोई शराब पीता है तो उसे हे दृष्टि से भी देखा जाता है, या कोई भी कार्य करता है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि इनको ध्यान से सुना जाए। हम उनके पास गए थे किसी कार्य के लिए, जो एक सामूहिक कार्य गांव में करना था। कि गांव के लोग शादी ब्याह में या छोटा मोटा जो भी फंक्शन होता है तो बर्तन लेके आते हैं ना। बाजारवाद का कंसेप्ट अब गांव में भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं आत्मा जागृत होती है, तो बोलते हैं कि यार हम लोग इतने परिवार हैं, 80-90 घर हैं, अगर 500-500 रुपये भी लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारा बर्तन आ जाएंगे, जिससे हमें बाजार की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और आपस में भी काम चल जाएगा। तो बोले ये तो अच्छी बात है, ठीक है, आप पैसा इकट्ठा कीजिए, तो बर्तन वर्तन लेके आते हैं। सामूहिकता भी उससे बनी रहेगी और एक परस्पर समझ बनेगी। और खेती किसानी से जुड़े वो सब परिवार रहते हैं, तो जब वो बैठते हैं इकट्ठे किसी भोज के कार्यक्रम में, तो खेती बाड़ी से ही जुड़ी बातें होती हैं। अक्सर भोज तब होते हैं जब एक फसल आ जाती है। मान लीजिए अभी धान की फसल आएगी, गेहूं की फसल आएगी, उसके बाद भोज होता है। बात करें, अच्छा कैसी फसल हुई, इस बार क्या डाला था खाद में, कैसे जुताई की थी, कितनी बारिश हुई, बादल ऐसे थे, हवा वहाँ से चली थी, हवा पश्चिम से चली थी तो उसने गड़बड़ कर दी, पूर्व से चली थी तो उसने ये कर दिया। तो महीन बारीकियां वो बातचीत करते हैं इस इन सारे मुद्दों पे। हम लोग बैठे थे तो वो ताऊ जी लगते हैं, मैं ताऊ जी और कैसे हैं, ये सब चल रहा है, बैठे आराम से। औपचारिकता बस सब कुछ नहीं किया जाता है। वो जैसे गुरुजी रविंद्र शर्मा बोलते हैं, वो सब होना मैंने देखा कि उस समय भी हो रहा था। बोलते हैं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, बोले वो तो पीछे खेल रहे थे, झगड़ा कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। दोनों नौकरी लगे थे, पढ़े लिखे। बोले, हमने पूछा कि क्या हो गया, क्यों झगड़ा कर रहे हैं। बोले बैडमिंटन खेल रहे थे तो एक बोल रहा है कि मेरे 16 नंबर हैं, एक बोल रहा है 17 नंबर है। दोनों झगड़ने लगे तो मेरे पास आए कि बोले पिताजी हम क्या करें। तो उन्होंने जो जवाब दिया, ये हमारा सोचने का तरीका है, ये आम जनमानस का तरीका है। तो उन्होंने बोला भाई दोनों 16 कर लो। बोले 16 क्यों कर लें, मेरे तो 17 हैं, एक ने बोला। बोले भाई 17 तो अपने आप हो जाएंगे ना, दोनों 16 कर लो। बोले इस बात के लिए भी नहीं माने। बोले पढ़े लिखों को कौन समझाए। ये हमारा देखने का भारतीय जनमानस का, आम जनमानस का तरीका है। और पढ़े लिखे के अंदर ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, इसके तो अगर हम इतिहास में धर्मपाल जी ने कितना लिखा है, अंग्रेज़ों के कितने वाक्य आते हैं। चार्ल्स ट्रेवेलियन का है, मकॉले का है, लिटनर का है, विलियम बेंटिक का है। तो चार्ल्स ट्रेवेलियन 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बोलता है कि जहाँ पे अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति हमारी लागू हुई है और जिस पे हमने बरसों बहस की थी, उसका एक नतीजा और कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है। वो बोलता है कि मैं 12 साल भारत देश में रहा, जिसमें से 6 साल में बंगाल में रहा, जहाँ पे हमारी शिक्षा पद्धति अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति लागू थी, और 6 साल में दिल्ली के आसपास रहा। तो आपको इन दोनों टर्म में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। वो बोलता है कि 6 साल जब मैं बंगाल में रहा तो मैं हर रात चैन की नींद सोया, वहाँ कोई विद्रोह का स्वर सुनाई नहीं देता था। वहाँ के लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, और वो लोग ज़्यादातर जो पढ़े लिखे हो गए हैं, वो उनका लक्ष्य क्या है, उनका लक्ष्य है कि मजिस्ट्रेट बनना है, म्यूनसिपैलिटियाँ कायम करना है, या स्वतंत्र अखबार चलाना है, या उस तरीके से अपना मनोरंजन करना है जिस तरीके से हम करते हैं, शराब पीना है या इसी तरीके के मनोरंजन भी वो करते हैं। बोला कि 6 साल अब उत्तर भारत का सुनिए, जहाँ पे देसी शिक्षा पद्धति लागू थी। बोले कि वहाँ मैं एक भी रात चैन से नहीं सो पाया। वहाँ हर रात मुझे हर दिन कहीं ना कहीं विद्रोह के स्वर आने की गुंजाइश होती थी कि वहाँ से विद्रोह होने वाला है, वहाँ से विद्रोह होने वाला है। क्योंकि पंजाब में और उत्तर भारत में बहुत लेट इनका कब्जा हुआ ना, अंग्रेज बहुत बाद में आए, 1848-49 के पास वो आए, पहुँचे थे। तो तब तक यहाँ नहीं सब कुछ चालू हुआ था। बोलता है कि इतना डिफरेंस मैंने देखा है।
श्री बहुत बड़ी बात कह रहे हो। मनुष्य के हृदय की क्रांति को खत्म कर रही है ये शिक्षा पद्धति। बहुत बड़ी बात कह रहे हो। अभी महर्षि अरविंद के नाना थे राजनारायण। उन्होंने खुद लिखा है कि इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विरोध दर्ज करवाने के लिए मैं अपने सहपाठियों के साथ कॉलेज स्क्वायर में बैठकर गौ मांस का भक्षण करता था और मदिरा पीता था। ये श्री अरविंद के नाना बोल रहे हैं। किसके नाना? श्री अरविंद के नाना, नाना राजनारायण। तो वो देवेंद्र नाथ ठाकुर के जब संसर्ग में आते हैं ये राजनारायण, उसके बाद उन्होंने शिक्षा पे काम किया था बहुत बंगाल में। देवेंद्र नाथ ठाकुर जी बहुत लोगों ने किया। उसके बाद फिर वो शिक्षा पे काम करना शुरू करते हैं, फिर वो चालू होते हैं। अभी ये राम मंदिर का भी तो मामला है ना, इसमें मुझे एक बहुत सूक्ष्म बात, इसमें मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ नज़र आई। ये लोग बोल रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को आप दीपावली मनाइए। दीपावली मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्होंने जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर की डेट निर्धारित की है ना, 22 जनवरी, ये हमारे कैलेंडर से हमें काट रही है। अगर इसमें 22 जनवरी 2024 की जगह हमारी भारतीय तिथि का अगर जिक्र किया होता तो वो शायद बहुत सुंदर बात होती। वो छोटी छोटी बातों से हमारी जड़ों से ना काटा जा रहा है। जैसे अभी तो तलवार की लड़ाई तो नहीं है ना, अभी जोर आजमाइश की लड़ाई नहीं है कि 10-50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हमला कर देंगे और जीत लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। वो लोग तो उस समय भी समझ गए थे ना। जैसे 1942 में माई वो बोलते हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, तो राजदूत को, ब्रिटेन के राजदूत को व्हाइट हाउस में बुला के कहते हैं भारत को आप जब भी आज़ाद करेंगे वो आपका मसला है, जब मर्जी आज़ाद करें। और उनको ये समझ आ गया था कि भारत आज़ाद होने वाला है। इस तरीके का माहौल था, द्वितीय विश्व युद्ध था या गांधी जी का योगदान था, विरोध के स्वर उठ रहे थे, जैसा माहौल था। बोले जब मर्जी आप आज़ाद कीजिए, वो आपका इंटरनल मामला है, पर जब भी आज़ाद करें तो आप इस बात का आप ध्यान रखें कि भारत हमेशा वेस्टर्न ऑर्बिट में रहे। भारत हमेशा वेस्टर्न ऑर्बिट में रहे, ऑर्बिट में रहे। पश्चिमीकरण जो समाज है उसी के दायरे में रहे, पश्चिम के दायरे में। पश्चिम के दायरे में रहे। जैसा वो लोग सोचते हैं वैसा ही हम लोग सोचें, जैसा वो खान पान करते हैं वैसा ही हमारा खान पान होना चाहिए। आज के जो पढ़ा लिखा है, जो कोई भी नौजवान है, अगर शहर में जाता है, मॉल में जाता है, कहीं भी जाता है, तो मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ खान पीन को लेकर के सिर्फ स्वास्थ्य की नज़रिए से ही इस बात को देखते हैं, पर मानसिकता के नज़रिए पे से भी हमें इस बात को रखना चाहिए। जब भी हम कहीं शहर में जाते हैं तो हम ज़्यादा उत्साहित उस खाने की तरफ होते हैं जो पश्चिमीकृत है। उत्साह की बात है, मोह की बात है। हमारे यहाँ गुलगुले, मालपुए या पूड़े, गोंद के लड्डू, कितने सारी चीज़ें बनती हैं बहुत विभिन्न प्रकार की। उनके प्रति हम ज़्यादा उत्साहित नहीं होते बनिस्बत उसके कि बर्गर पिज़्ज़ा की तरफ हम ज़्यादा उत्साहित होते हैं, कोल्ड ड्रिंक की तरफ उत्साहित। पब्लिसिटी, हाँ, पब्लिसिटी जिसकी होगी वो कभी नहीं। उसकी तरफ हम ज़्यादा उत्साहित होंगे। ये वेस्टर्न ऑर्बिट है जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बात करते हैं 1942 में। बहुत गंभीर मसला है। मुझे तो लगता है कि हम लोग सिर्फ भौतिक आवरण को ही देख के चल रहे हैं। जो लोग भारतीयता की भी बात करते हैं, स्वदेशीता की भी हम अगर बात करते हैं, तो भौतिक आवरण को ही ज़्यादा पकड़ा जाता है। पर उसके साथ साथ जो ये मानवीय मूल्यों की बात है, जो हमारी मूल समझ रही है यहाँ के मूल निवासियों को, अगर उसको लेकर के हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि बात भी अगर करते हैं तो शायद। अंकित, तुमने जो सब बातें कही बहुत महत्व की है, और उन सब के साथ
सब लोगों ने मिलकर के झगड़ना पड़ेगा। पर भारत में स्वतंत्र दिमाग इतने हैं कि लोग एक साथ मिलकर के जुट करके काम नहीं कर सकते। टुगेदरनेस में जो इमीडिएट स्ट्रेंथ है उसका अनुभव नहीं कर रहे। बहुत अच्छे अच्छे लोग तुम जैसा सोचते हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर का आकर के कुछ करो तो हो सकता है। सबकी ये समझ बन जानी चाहिए कि हमको बुद्धू बनाया गया है और अतिशय कुशलता से बुद्धू बनाया गया है, और हम हमारी भाषाओं को वर्नाक्युलर समझ रहे हैं, जंगली समझ रहे हैं, हैं? तो बहुत कुछ ड्रेस में भी। हाँ, तो वो वापिस हम हिम्मत से अपने नेशनल कैरेक्टर में आए, अपने को हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन में बांटे बिना। ऐसे ऐसे कुछ करना चाहिए, उसमें मदद करो। चिंतन, रिसर्च, लेखन, वो सब धर्मपाल वगैरह जी ने बहुत करके रखा। अब आपके लिए काम है, उसी के में उसी में पड़े रहोगे तो नहीं है। समझो, जुड़ो, लड़ो, या पढ़ो, जुड़ो, लड़ो, ये जरूरी है। ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, ज्यादा दिमाग को पागल नहीं करना है, एक्शन में आओ। क्या बोलूँ? हो गया, उन्होंने जो किया सो किया। हिंदुस्तान में कोई रूजवेल्ट से अधिक इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है क्या? वो सब काश हो गए। कितना प्रचार टीवी पर, कितना प्रचार किया जा रहा है, भयंकर प्रचार किया जा रहा है। और गांधी जी ने अपने जन्मदिन पर एक दिया जलाने को मना किया था। आज 40,000 दिए एक साथ जला रहे हैं, किस लिए? 5.5 लाख मैं क्या 40,000 में क्या पूरा स्टेट जूनागढ़ से कितने गाड़े भर भर के घी गया उसके लिए। हाँ, शान शौकत बढ़ाने के लिए, कैलेंडर बदलने के लिए हिंदुस्तान। सेकंड टाइम पिछले बार का सोचो मत, करो। केवल घी का सवाल नहीं, पूरे देश में अभी है ना लेजर और सब रोशनियाँ की जाती है ना, संसद भवन पर भी सब जगह पर, उसपे इतनी बड़ी बहुत ही भयंकर है। इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वो और एक प्रभाव है। चलो मैं आऊँ, यहाँ से तो हमने इतने सालों से यही मैं आ रहा प्रयास हूँ, किया। मैं आ रहा हूँ। तंत्रों के अंदर थोड़ी आग लगा दे पैसे। और नंबर है कुछ